हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज जेके चौधरी। एक बार फिर मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में जो बच्चे 9th से प्रमोट होकर क्लास 10th में आए हैं उनके लिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़नी है वो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म्स है एंड लाइट है। जो बच्चों को जिसे कंपटीशन में स्कूल लेवल पर बहुत सारे, एक और चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को हम लोग ओरिएंटेशन के रूप में समझें, थोड़ा सा स्ट्रेटजी और प्लानिंग के रूप में समझें कि क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 9th क्लास में जब आपने 9th क्लास में फिजिक्स को पढ़ा और इसके बाद जब आप 10th में आए तो कुछ ना कुछ फर्क महसूस किए होंगे। 9th क्लास में जितने लेंथ का आपने साइंस पढ़ा, हो सकता है कि 10th में थोड़ा सा लेंथ वो बढ़ गया हो और कंटेंट भी दूसरे टाइप का मिला। जैसे 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा रेस्ट एंड मोशन पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में, दूसरे में लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ की बारी जो पढ़ा होगा उसमें। तो इस तरह की चीज़ें जो है आज की क्लास की मेन जो मोटिव है, जो प्लानिंग है, कि जो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग वीडियो बना बना कर दे रहे हैं, बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हो, क्योंकि बार बार वीडियोस देखने से बचने के लिए नोट्स जरूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूरी ये भी है कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो जागे। जो ललक है पढ़ने के प्रति वो जागे। ये भी जरूरी है कि डे टू डे लाइफ में जो हम लोग देखते हैं और जो इवेंट होती है, वो जिज्ञासा के बारे में बात करना चाहता हूं कि जिज्ञासा कैसे जगाया जाए बच्चे के अंदर, जिसके वजह से वो पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सके और अपना रिजल्ट जो है अच्छा बना सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ लीजिए कि जिज्ञासा जो है हम लोग डे टू डे लाइफ में होने वाले इवेंट से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं इस चीज को। कितने बड़े बड़े, ये ऐसा मत समझे हम लोग कि क्लास 10th के लिए ही ये पूरी तरह से इफेक्टिवली होगा। 9th में बच्चे हैं, 8th में बच्चे हैं, या किसी क्लास में बच्चे हैं, 11th में बच्चे हैं, 12th में बच्चे हैं, वो सब भी तैयारी कर रहे हैं, किसी ना किसी कंपटीशन में लगे हुए। उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि क्यूरियोसिटी भी, जो जिज्ञासा है, वो मन में खूब उत्पन्न हो किसी चीज़ के जानने के बारे में, तभी उसका आप आंसर खोजने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो, जैसे मैं आया और उठाया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दीजिए सर, इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको दो भाग में बांट कर पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ। हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट से लेना देना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताना है। लेकिन बच्चे के अंदर जिज्ञासा कैसे जागे, चाहे वो बच्चा क्लास 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ता हो, तो जिज्ञासा, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो जगाने के लिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन उसके तरफ ध्यान दिलाना पड़ता है। जैसे मैं आपसे खुद से ही सवाल ये करना चाहूँ कि अगर मान लो कि हम लोग कहीं पर बाहर जा रहे हैं,
रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे बिल्डिंग दिखाई देते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे बिल्डिंग है जो दिखाई देते हैं। हम लोग ये नेचर में जो थिंग्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे थिंग्स हैं, चेयर हैं, टेबल हैं, कुर्सी हैं, जो मान लीजिए ऐसा जो भी चीजें हैं। और मैं कहूं कि जो कोई एक प्लांट है या चाहे बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो सन है हमारा, वो सन से बड़ा है या छोटा है? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर सन तो बहुत बड़ा है, आप बिल्डिंग छोटा है। आपका आंसर होगा यही कि सन से और बिल्डिंग में कोई कंपेयर ही नहीं है, कई टाइम्स बड़ा होगा। लेकिन कुछ बच्चे के अंदर इस तरह से क्यूरियोसिटी हो कि सर अभी तो जो दिख रहा है कि बिल्डिंग बड़ा दिखाई दे रहा है, सन छोटा दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है हमारी साइंस देती है, विज्ञान देती है। मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासा को जगाकर पढ़ाना, उसको जगाकर पढ़ाना, उस बच्चे को या किसी भी बच्चे के अंदर सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट को डेवलप कराएगा, एक अलग तरह का उसके अंदर सब्जेक्ट के प्रति रुझान जग जाएगी, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो खुद प्रयास करने का काम स्टार्ट करने लगेगा। मतलब कि कोई कितना कॉन्शियस है, जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, पढ़ाने के काम में लगा हो, तो हम अपने प्रति कितने कॉन्शियस हैं ये भी ख्याल रखना। और बहुत सारे जो डे टू डे लाइफ में जो इवेंट होता है, घटना घटती है, जैसे बिजली को चमकना, लाइटनिंग आना, जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो साउंड कुछ देर बाद आती है, ये भी एक सवाल है। इसका भी सॉल्यूशन क्या है? विज्ञान के अंदर है। तो ये छोटे बच्चे भी सवाल करते हैं, जो चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 8वीं क्लास में हो, ये भी बच्चे जो है जिज्ञासा रखते हैं जानने की। तो सबसे बड़ी बात ये है, इस क्लास का जो ओरिएंटेशन पार्ट में जो हम लोग समझाना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर उस तरह का मैसेज प्रोवाइड किया जाए जिसके वजह से उसके अंदर एक जिज्ञासा जगे, सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो। ये तो चलो भाई ठीक है। और सर कुछ बातें बताइए जिसके वजह से लगे कि नहीं, हम लोगों का ध्यान जो है पढ़ाई के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, रुझान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात, बहुत सारे इनोवेशन, जैसे मान लो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते भी हैं, हो सकता है कि कोई ध्यान देता है, कोई ध्यान नहीं देता होगा। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब आप कहीं बैठे रहते हो तो किसी इंस्ट्रूमेंटल या कोई भी चीज को लेकर तुम कुछ ना कुछ ऐसे ठक 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 मारकर बजाने लगते हो। उस बजाने के क्रम में देखना वहां एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिसे साउंड जो क्रिएट हुआ, वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। थाली पर चम्मच को मारो, वहां पर भी देखना कि कंपन हो गया। तो इसका भी जवाब साइंस में है, कंपन का होना, साउंड का ओरिजिनेशन, ये सब चीजें जो है साइंस में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो नेचर में जो होने वाली इवेंट है, जो नेचर में होने वाली जो घटना है, उस सब का जवाब साइंस के पास है। जो बच्चा जितना ही जिज्ञासा से भरा होगा, जानने की इच्छुक रखता होगा, वो सब्जेक्ट के प्रति उसका रुझान जो है वो बढ़ता जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ये तो बातें कही कि चलो भाई इस तरह से हम लोग अगर जिज्ञासा बनाकर पढ़ेंगे तो बातें जो है समझ में आती है। क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करनी होती है, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करनी होती है।
तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को दो भाग में समझो कि बांट कर पढ़ाना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी के किताब में भी देखोगे तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चर्चा देने के बाद ही वो इलेक्ट्रिक करंट जो आपको बेसिकली पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर वो ले जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग आते हैं कि किसी चैप्टर को पढ़ने का क्या नियम होने चाहिए। एक फाउंडेशन तैयार होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। अगर शुरू में आए जो दिया हुआ है उसी को लेकर स्टार्ट कर दे तो वो भी एक सही नहीं होगा। आप पहले प्लेटफॉर्म तैयार करें, उसकी फाउंडेशन जो है तैयार करें। फाउंडेशन जैसे ही तैयार होगा तो आपकी उसकी बेसिक की ज्ञान शुरू हो जाएगी। तब आप जाकर उसको आप 12th लेवल तक भी आप इसको बहुत बढ़िया से कनेक्ट करके जोड़कर आप चीजें को सीख सकते हैं। मतलब कि हम लोग की कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, जिसके वजह से जब क्लास 10th के सिलेबस को और क्लास 12th के सिलेबस को जब देखते हैं हम लोग तो ऐसा लगता है कि 10th में भी इलेक्ट्रिसिटी है और 12th में भी इलेक्ट्रिसिटी है, तो थोड़ा सा 10th में इतना पढ़ना है तो 12th में इतना पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप शुरुआत करें किसी चीज का तो उसका बेसिक पकड़ते हुए करें, बेसिक ज्ञान रखते हुए करें और थोड़ा इस तरह से करें कि आप 12th की चीजों को भी आसानी तरीका से समझ सके, देख सके। और आप जब भी जाए 12th में तो आपको लगे कि नहीं ये तो सारी इंफॉर्मेशन हमको पहले भी मिला हुआ है, तो आपको ये आगे बढ़ने में आसानी होगी। एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि जो प्लानिंग है टीचर से या किसी भी सिस्टम का प्लानिंग जो होना चाहिए, वो लगभग पठन पाठन का जो ये काम जो चल रहा है इस लॉकडाउन पीरियड में वर्चुअल क्लासेस का अरेंजमेंट भी है, तो इसको 4 भाग में बांटकर पढ़ाने से ज्यादा लाभ हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मुझे लगता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये सत्य हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा करे, चाहे वो बच्चा क्लास 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 9th में हो, उस सबके लिए ये सारी नियम लागू हो सकती है अगर वो अपना। लेकिन हर आदमी का पढ़ने का तरीका भी अलग हो सकता है, वो जैसे पढ़े। लेकिन एक मेरा अपना सुझाव है, वो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे तब जाकर हम लोग चैप्टर पर। बेसिकली ये ओरिएंटेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छा करने के प्रयास करेंगे कि भाई अच्छा से अच्छा हो, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो अगर पूरी टीचिंग को अगर 4 भाग में बांट दिया जाए, जैसे पार्ट 1 जिस 4 स्टेप में बांट दिया जाए, कितने स्टेप में बांट दिया जाए? 4 स्टेप में। तो स्टेप 1 में क्या होना चाहिए ये भी समझना जरूरी है कि ये स्टेप जो 1 है इसमें हम लोग क्या क्या करा सकते हैं बच्चों को। स्टेप 2 जो है इसमें क्या करा सकते हैं? 4 भाग। स्टेप 3 ये तीसरा भाग है, और स्टेप 4 देखिए थोड़ी बहुत चर्चा है, हल्का सा हम लोग इस बात करें। स्टेप 1 तो हम लोग काम आपको सिखा रहे हैं कि वीडियो लेक्चर हम लोग बना कर दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ साथ वीडियो लेक्चर देखने के साथ साथ बच्चों को चाहिए कि वीडियो लेक्चर का नोट्स बनाए, और वीडियो लेक्चर देखते वक्त वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल कर ले, जिससे फोकस आपको पर्टिकुलर पॉइंट पर रहेगा, पर्टिकुलर वीडियो पर रहेगा, तो जिससे आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं।
ठीक है। स्टेप 1 में हम लोग कुछ चीजें थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल भी देते हैं और समझाते भी हैं, इतना तक तो ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे को अंदर जब बारी आती है सवाल बनाने की उस थ्योरी पर, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, अब बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि स्टेप 2 नंबर ऑफ सवाल ज्यादा से ज्यादा बने, मतलब बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सवाल मल्टीप्लाई होने लगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व होने लगे। इसके लिए स्टेप 2 प्रोग्राम ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। वो कैसे से? वो इस माध्यम से अगर देखें, जैसे मान लीजिए स्टेप 1 में किसी भी टॉपिक का, चैप्टर में किसी भी टॉपिक का आप जब पढ़ा रहे हो, तो जब आप 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर निकाल लेते हो, तो उसके रिगार्डिंग स्टेप 2 में आप अच्छे से अच्छे सवाल का सॉल्यूशन अपलोड करें, अच्छे से अच्छे सवाल का, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा टेक्निकली जो उसका ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को समझाते हुए इसमें सवाल को दिया जा सकता है, और बच्चे इसको सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसको देखें, 2-3 बार बनाएं। हर क्लास के लिए 11, 12 जो भी चीजें हैं उसमें आप इस चीज को देखें। तो इसके बाद जब स्टेप 3 में जो बातें आएगी कि भाई स्टेप 3 सर आपने किस लिए बनाया, तो स्टेप 3 है कि जिसमें स्टडी मटेरियल है, असाइनमेंट है, बच्चे की डाउट्स है। तो इसमें भी है कि बच्चे की डाउट्स, लाइव सेशन तो चल नहीं रहा है, लेकिन जरूरी है कि लाइव सेशन से बच्चे को डाउट्स को भी क्लियर किया जाए, या नहीं तो बच्चे अपने नेम लिखकर स्टेप 3 के माध्यम से, असाइनमेंट है इसमें, डाउट सेशन है, तो डाउट सेशन तो आप व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हैं, सर लोगों का नंबर आप लोगों के पास रहता है, तो उसमें आपको अपना बैच नाम, बैच इसलिए, क्लास इसलिए, क्लास भी मेंशन करना जरूरी रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मान लीजिए 10th में है तो 12th में भी पढ़ना पड़ता है आपको। तो आप किसके रिगार्डिंग पूछे हैं उस तरह का चीजें होना चाहिए। स्टेप 3, स्टेप 4 फाइनली जो होना चाहिए, जिसमें बच्चे को जब सारी चीजें सिखलाया जाता है, चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जेई के लिए, नीट के लिए, या 10th में है तो एनटीएससी वगैरह जितने भी है, दुनिया का जितने भी कंपटीशन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, करीब तकरीबन वो 30-40 सालों से हो रही है। 45 साल भी हो सकता है किसी किसी कंपटीशन का, 50 साल भी हो सकता है। तो उसमें जो आए हुए सवाल हैं, जैसे इंजीनियरिंग मेंस में जो सवाल आया हुआ है, नीट में जो सवाल आया हुआ है, लगभग पिछले 10-15 साल का सवाल को स्टेप 4 के तहत स्टडी का ये बिल्कुल एक समझिए कि प्लानिंग है कि अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो सक्सेस होने का रेट जो है वो बढ़ सकता है। मतलब इसमें क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, क्योंकि जो जो आपने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने सवाल हुए उसको बैठकर बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अगर इस स्टेप से चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 80% प्लस में आपका, अगर इस प्लानिंग के तहत आप हैं तो 80% प्लस आपका आंसर तैयार हो जाता है, आप खुद कर लेते हैं। 20% जो है उसमें बच्चे फंसते हैं, तो उसमें टीचर के हेल्प लेते हैं। बहुत सारे मेंटर्स जो है, जो टीचर जहाँ पर कंसर्न है, जहाँ पर लगे हुए हैं लोग, वहाँ से उसके आंसर तैयार कर लेते हैं। ये तो रही बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग क्लास 10th के बारे में बात कर रहे हैं, और लेकिन जो ये मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया है, इसका लाभ सभी क्लास के वर्ग के लिए है, सभी लोगों के लिए है, चाहे वो 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, उस सब के लिए अगर ये ऐसा स्टेप लेकर काम करते हैं तो बिल्कुल उनकी जो रिजल्ट उनके मुताबिक होने वाली है, ये संभावना ज़्यादा है, ये संभावना ज़्यादा है। तो हम लोग अगले लेक्चर में जो आपको लेक्चर हम देने वाले हैं
वो एक्चुअली में वो कोर्स के हिसाब से होगा। ये ओरिएंटेशन था, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने आपको बताया कि क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे फाउंडेशन तैयार करें, किस तरह से प्लेटफॉर्म सेट करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को लाभ मिल सकता है। आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।